Hello everyone, my name is Mohit Mittal and beta in this video I am going to discuss the previous year JEE mains paper and I will start with the recent ones so that you should get to know what are the kind of questions and what is the trend that is being followed in setting up the paper in JEE main. तो बेटा किन क्वेश्चंस पे हमें स्ट्रेस डालना है, किन टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें जो प्रीवियस ईयर रिसेंट के जो पेपर्स अभी भी हुए हैं, राइट, जैसे ये जेई मेन 2023 हुआ है या 2022 जेई मीन्स हुआ था जो जुलाई के अंदर, तो उनके पेपर सॉल्व करके ही हमें पता लगेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन सेटर का राइट नाउ स्ट्रेस है, ठीक है ना, जिन पे वो ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो हमें वो टॉपिक्स वहीं से पता लग सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ जेई मेन 2023 पेपर. अच्छा देखिए, ये पूरा पेपर आपके साथ सॉल्व करने का मेरे दो रीज़न हैं. देखो, एक तो रीज़न ये है कि हम लोगों को ये पता लगेगा कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से आने चाहिए. दूसरा जो मेन कारण है मेरा आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करने का, वो ये है कि हमें पेपर के दौरान सोचना कैसे है. जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें उसको सोचना कैसे है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो वो तरीका भी हमें जनरली बच्चों के अंदर ये बात मिसिंग होती है कि हमें सोचना कैसे है. अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए जिनके बारे में हमें ना भी पता हो, या अगर पता भी है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि जल्दी से जल्दी पेपर हो. तो वो सारी चीज़ें आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो वो हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर. सो इट इज़ जेई मेन 2023 केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे. जनवरी 24 का बेटा पेपर है ये, ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर आया हुआ है. तो जिन बच्चों ने पहले दिया हुआ है, राइट, तो उनको पता लग जाएगा उन्होंने गलती कहाँ पे की है. तो लेट अस स्टार्ट. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, कहता है ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड, राइट, और इसकी रिएक्शन आप एच से करवा रहे हैं. ए और बी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, एच से रिएक्शन कराने पे टू डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं. तो देखो, पहले तो क्वेश्चन देख के हमें यही बात पता लग जानी चाहिए. देखो, एच ने करना क्या है बेटा, ये एच क्या करेगा, कहने से इस एच का जो मेन काम है वो यहाँ से ओ OH हटाना और उसकी जगह बी लगाना है. लेकिन जो फिनोलिक ओ OH होता है बेटा, जो फिनोल का ओ OH होता है, इसको हटाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना, ये हट नहीं सकता. ये जो फिनोलिक बी ओ OH है, इसको हम नहीं हटा सकते. रीजन क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा होता है, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा होता है. तो जो भी ओ OH हटता है वो कौन सा ओ OH होता है, जो अल्कोहलिक ओ OH है, अल्काइल ग्रुप के साथ जो लगा हुआ है, राइट. तो अल्काइल ग्रुप के साथ तो यही वाला ओ OH लगा हुआ है. तो यानी कि इस केस में जब हमारा सही आंसर होगा, दैट वुड बी दिस वन, कंपाउंड. और ये ओ OH वैसा का वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Br, है ना, सिंपल. अच्छा, यहाँ पर भी देखो फिनोलिक ओ OH है, तो देखो ये तो वैसे ही रिप्लेस नहीं होगा, नॉट रिप्लेसेबल. और यहाँ पे अब ग्रुप आ गया है इथर ग्रुप. तो इथर ग्रुप के साथ बेटा कैसे रिएक्ट करता है, देखो इथर ग्रुप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है ये क्लीव होता है ना. और क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, कार्बन और फिनोल बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो टूट नहीं सकता. तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यही वाला टूटेगा. और टूटेगा कैसे, इस तरफ एच ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस तरफ बी आर ऐड हो जाएगा. तो हमारा इस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा आर प्रोडक्ट वुड बी दिस ओ OH. ये वैसा का वैसे ही रहा, बस यहाँ पे क्या आ गया, ओ OH आ गया. और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3Br. तो ये प्रोडक्ट्स है. तो बेटा देखिए कौन सी ऑप्शन इसको मैच कर रही है, फटाफट ऑप्शन देखेंगे. विच ऑप्शन इज मैचिंग दिस, आई थिंक द राइट आंसर शुड बी, कौन सा होना चाहिए, CH2Br, राइट. और यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, ये वाले ओ OH इंटैक्ट हैं, यहाँ पे ओ OH आ गया, यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है. तो कई बार बेटा ये भी गलती हो जाती है कि हमें इवन आफ्टर नोइंग द आंसर, कई बार हम आंसर मार्क करना ही गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है. तो इसलिए आपने थोड़ा सा उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग टर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, है ना. कहता है किस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हम करेक्टली रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, किस केस में ज़्यादा होगी. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सेट द पेपर. यस, तो हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है, तो चलिए ट्राई करते हैं. कहते हैं कि किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने, क्या ऑर्डर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन तीन केसेस के अंदर. बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, एक लिक्विड वाटर है, एक आइस है और इम्प्योर वाटर है. बेटा ऑब्वियसली बात है जो आइस होगी, क्योंकि वो उसमें
सॉलिड स्टेट में है, तो यानी कि वहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है, तो कहने से आइस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो बी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब रही बात लिक्विड वाटर और इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का मतलब क्या कि वाटर के अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी हैं। तो बेटा इम्प्योरिटीज डालेंगे तो वो इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, कहने से जो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इनके बीच में आने की कोशिश करेंगी। जैसे देखो मैंने इम्प्योरिटी, जैसे ये दो मॉलिक्यूल है लेट्स सपोज वाटर के, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, दिस इज एच बॉन्डिंग। तो बेटा जो वाटर जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज कहने से यहाँ पे आने की कोशिश करेंगी, बीच में आएंगी, तो बीच में आएंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देंगी, ठीक है, दिस इज इम्प्योरिटी, है ना। तो जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में वीक हो जाएगा, तो इम्प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा और लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, बी फॉलोड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बेटा क्या ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो बेटा यहाँ पे ना आपने ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना, सबसे पहला जो फैक्टर होता था वो क्या होता था, ऑक्टेट, कि जिन स्ट्रक्चर में ऑक्टेट सारे मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट होता है, सारे एटम्स का कंप्लीट होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्टेट बेटा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, और ऑक्सीजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो ये रहा, है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। बेटा आप देखिए सबसे पहली बात तो कि कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकेटायन होता है, कहने से ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनका तो ऑक्टेट कभी कंप्लीट ही नहीं होता, दे ऑलवेज कैरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो कम स्टेबल होने वाले हैं। अच्छा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, बेटा ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो एक बॉन्ड बना रहा है, तो देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड बना लिया तो 7 हो गए, और एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 6, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। तो ऑक्टेट तो इन तीनों में किसी का भी कंप्लीट नहीं। अच्छा यहाँ पे आते हैं, देखो मैं नेगेटिव चार्ज को नहीं देख रहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा। अच्छा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। बट देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल, 4 वो बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, 2 ये हो गए 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 9 हो गए। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखो कहने से इस मॉलिक्यूल के अंदर डी के अंदर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो डी इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, डी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो डी सबसे आगे होगा, इस तरह से होगा। तो अब देखिए किन ऑप्शन में डी सबसे आगे है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यही कारण है बेटा, ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन सबको बोनस दिया गया था, इट इज अ बोनस क्वेश्चन। ये थोड़ा ऑप्शन जिन्होंने गलत दे दी थी। वैसे चलिए आंसर तो हम निकाल लेते हैं, आंसर क्या होगा बेटा, इसमें आंसर क्या होगा, देखिए डी तो सबसे स्टेबल होगा। अच्छा सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, देखो सबसे कम स्टेबल होगा जिसमें देखो ऑक्टेट तो इन तीनों में किसी का कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप देखो ना यहाँ पर तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, उसको तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अगर उसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यानी कि वो स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होगा, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ना। तो यानी कि अगला जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और रही बात ए और बी में से, बेटा ए और बी में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो ए और बी के अंदर जो ए है इसमें आप देखो यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता है सी एच ओ ग्रुप तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। और इसका जो माइनस आई है, कहने से इसके माइनस आई से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, जब ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, तो इससे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, और जितना ज्यादा वो इंटेंसिफाई होगा उतना ही आपको पता है चार्ज की इंटेंसिफिकेशन से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही कारण है ए कम स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर वुड बी सी ए बी डी, कोई ऑप्शन यहाँ पर तो बन ही नहीं रही डेफिनेटली, तो इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया है, बोनस हो गया, एंड दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। एम आई क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता आर इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपने आर बताना क्या होगा, चलो आर बेटा हम बनाते हैं। बेटा सबसे पहले पी बनाते हैं, देखो पी कैसे बनेगा, NaCN है ना, NaCN की रिएक्शन आप एल्डिहाइड के ऊपर करवा रहे हैं, दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। तो कैसे ऐड होता था NaCN, बेटा कहने से एक जगह CN लग जाता था, और क्योंकि अपने मीडियम को बाद में एसिडिफाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते थे और यहाँ पे आके H प्लस साइन लग जाता था। देखो मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ कर रहा, हम फटाफट बस प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर आप पी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ से पी लिख लेते हैं,
तो P वुड बी यहाँ पे क्लोरीन, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे बन गया OH, साथ में लग गया एक तो मिथाइल ग्रुप तो पहले से लगा ही हुआ था, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लग गया Cl, है ना। और क्योंकि बेटा मीडियम को आपने एसिडिफाई कर दिया है, तो मीडियम को एसिडिफाई करने से जो CN ग्रुप है, कहने से उसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी, और CN ग्रुप की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस होने पे CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दिस। तो ये हमारा पी प्रोडक्ट होगा। ओके, उसके बाद बेटा आपने क्या डाला, अल्कोहल डाला एसिडिक मीडियम में। अगर आप अल्कोहल डालेंगे बेटा एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, कहने से अल्कोहल जो होगा वो रिएक्ट करेगा पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और क्या बना लेगा अपना बेटा, कहने से एस्टर बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर, तो यहाँ पे बन गया एस्टर, ये बन गया, दिस इज क्यू, ठीक है। अच्छा, अब इस एस्टर की आपने रिएक्शन कराई है बेटा मिथा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, और दो मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं, तो बेटा दो मॉलिक्यूल कैसे ऐड होते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना इलेबोरेट करके बता देता हूँ फटाफट। देखिए क्या होगा, COOET ऐसा होगा ना एस्टर। तो बेटा इसमें जब मिथाइल आप ऐड करेंगे, ये वाला मिथाइल जब एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे एमी नेगेटिव, तो यहाँ पे ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और वापस आते हैं तो ये OET ग्रुप निकल जाता है, दिस ग्रुप गेट लेफ्ट, ये चला जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया। फिर दोबारा से क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, फिर दोबारा अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। अब देखो कोई ग्रुप निकल नहीं सकता, कोई और लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यही कारण है कि रिएक्शन आपकी यहीं पे सीमित हो जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाद में हमने H+ आयन भी डाल दिए, तो जो H+ आयन है वो फिर बाद में इसके ऊपर आके अटैक कर देंगे। तो हमारा अगर हम फाइनल प्रोडक्ट लिखें, देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जिनको समझ नहीं आया ना, एक बार इस वीडियो को हल्का सा पीछे करके आप दोबारा देखिए मैंने क्या बताया, किस सीक्वेंस में आके लगे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट होगा OH, यहाँ पे CH3, अच्छा इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, C, यहाँ पे OH लग गया और दो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया, वही CH3। तो ये हमारा बन जाता है B R प्रोडक्ट, ये दिस इज द R फाइनल R प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा फाइनल R प्रोडक्ट होगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन इसको मैच करती है, क्या से ऑप्शन 2 इसको मैच करती है, ऑप्शन 2, यस ऑप्शन 2 इसको मैच करती है प्रॉपर्ली, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज, बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, देखो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, आपने पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपने ये दोनों बताने हैं। तो बेटा देखिए कॉम्प्लेक्स, अच्छा एक तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा लिखा हुआ है, मैं ठीक कर देता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है वैसे ठीक, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है, ये वैसे सही फॉर्मूला है, CONH3 5Cl, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है प्राइमरी वैलेंसी के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का हम X मान लेते हैं, अमोनिया का तो 0 होता है चार्ज, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, और हमने पढ़ा हुआ है कि सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, और नेट चार्ज कितना बेटा मॉलिक्यूल पे 0, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +3, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस इस मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो कितने लिगेंड लगे हुए हैं, देखो 5 तो अमोनिया हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, तो टोटल कितने लिगेंड लगे हैं, 6, तो 3 एंड 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जल्दी जल्दी सोचना बेटा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, बस फटाफट अपने अप्लाई करने हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन ईजी होते हैं। अब देखिए अभी तक हमने जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं, पाँचों क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आप कह सकता हूँ, वो आप कह सकते हैं कि ये वाला हल्का सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हल्का सा, क्योंकि इसमें जो दो मिथाइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे ऐड होता है एस्टर के अंदर, वो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है आइडेंटिफाई करने में। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे बेटा वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द अमोनिकल मेटल सॉल्ट सोल्यूशन गिव्स अ ब्रिलियंट रेड पीपीटी ऑन एडिशन ऑफ, बेटा देखो डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। कहता है डीएमजी के साथ, बेटा डीएमजी के साथ एक ही मेटल आयन है जो रिएक्शन देता है और वो रेड पीपीटी बनाता है, तो कौन सा होता है वो होता है निकल 2+ आयन। डायरेक्ट आंसर निकल 2+ आयन, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ये डीएमजी के साथ रिएक्ट करता है, डीएमजी इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है। और क्या बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Ni DMG होल ट्वाइस। ये बेटा इसका रेड कलर के पीपीटी होते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर बेटा आपको मिलेगा। सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अदरवाइज अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ना या नहीं पढ़ा आपने जेई मींस के लिए, तो आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर के अंदर भी एप्लीकेशंस के अंदर मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर और इनकी एप्लीकेशन सबसे आखिर में गिवन होती है बेटा। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना भी। हम लोग छोड़ देते हैं एप्लीकेशन पे, हम ध्यान नहीं देते हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एप्लीकेशन में से भी आ जाते हैं। इज दैट फाइन? आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिएक्शन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड gives a which on thermal decomposition gives BeF2 and ammonium fluoride, so what is A? बेटा सबसे पहले तो ना आप एक बात नोटिस करना, क्या किन किन के बीच में रिएक्शन कराई है, कहता बेरिलियम सॉरी क्या से रिएक्शन यहाँ पे कराई है, बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके बीच में रिएक्शन कराई है। तो बेटा पहले तो बनेगा क्या, एंड अमोनिया, सॉरी अमोनिया के साथ भी है। देखो बेटा पहली बात तो अमोनिया जो है मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में अमोनिया तो क्या बन जाएगा, कहने से अमोनियम आइंस बन जाएंगे, है ना। अमोनिया तो क्या बन जाएगा, अमोनियम आइंस बन जाएंगे अमोनिया तो ये तो बन गया अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव। अच्छा बेटा बाकी जो बेरिलियम है और फ्लोरीन है, बेटा बेरिलियम और फ्लोरीन तो मिलकर बेरिलेट बना लेते हैं टेट्रा, क्योंकि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम जो हो सकता है वो 4 हो सकता है, तो कहने से ये तो बेरिलेट आयन बना लेंगे इस तरह के। तो एक तो अमोनियम आयन बन गया और टेट्राफ्लोरोबेरिलेट बन गया हमारे पास, ठीक है। इनका कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इनका कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, कहने से हमें अमोनियम आयन 2 लगाने पड़ेंगे इसके साथ, ये कंपाउंड बन गया। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड बन गया। अब इसको बेटा हीट करेंगे तो बेटा ये कंपाउंड टूट जाएगा, और टूटने पे क्या बना रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, एक तो BeF2 बना दिया और साथ में क्या बना दिया, अमोनियम फ्लोराइड, कह रहा है इस तरह से टूट गया ये, राइट। तो अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये कौन सी ऑप्शन बन जाएगी हमारी, कहने से ऑप्शन 1, है ना। देखो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना था, ये रिएक्शन वैसे पता नहीं थी हम लोगों को, लेकिन हम लोग कैसे सोच सकते थे कि एसिडिक मीडियम किया हुआ आपने, अमोनियम आयन डाल दिया, अमोनियम और एसिडिक मीडियम में तो अमोनियम आयन बन ही जाएंगे, तो बचा क्या बाकी, बेरिलियम ऑक्साइड और HF बच गए। अब बेरिलियम जो है, अब देखो जो बेरिलियम और फ्लोरीन ये तो हमेशा ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, टेट्राफ्लोरोबेरिलेट, है ना। तो बाकी बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो वाटर बन जाएगा, तो आपका कंपाउंड यही वाला बनेगा। और इसका देखो इसकी जो आप कह सकते हैं इसका जो प्रूफ है वो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बने ए को डिकम्पोज करने पे उनमें ऑक्सीजन कहीं पर भी नहीं था, तो इनके बेरिलियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो टूट ही चुका है, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाना था। एम आई क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 नाउ। बेटा देखो ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये। मेटलर्जी अगर किसी बच्चे ने पढ़कर नहीं गया ना तो उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। एक आधा क्वेश्चन तो मेटलर्जी का आता ही आता है, और बहुत आसान आता है, बहुत आसान। सिर्फ अपने एक दो ऑप्शंस को मैच करके आपका आंसर बन जाएगा इस केस में। तो अब जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा किसके लिए यूज करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम। ब्लास्ट फर्नेस आपने कितनी बार छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि यार ये तो पिग आयरन के लिए, आयरन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इन दोनों से हमारे काफी हद तक आंसर बन सकता है। देखो बी का 2 कहां पे दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप बताइए कहां डिफिकल्ट है ना। बाकी भी मैच कर लो, C1 के साथ देखो, C1 के साथ भी है इसके अंदर। अच्छा जोन रिफाइनिंग, बेटा जोन रिफाइनिंग प्रोसेस हम करते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ऐसे एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए जो हमें अल्ट्रा प्योर स्टेट में चाहिए और जो सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाने में सिलिकॉन यूज होता है, तो जोन रिफाइनिंग सिलिकॉन के लिए यूज कर लेते हैं। रेवर्बरेटरी फर्नेस जो होता है वो कॉपर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही आंसर बन जाता है ए का 4, यस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट का डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्लोरोफिल, बेटा क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है आपने पढ़ा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का क्लोरोफिल के अंदर, और एस ब्लॉक में तो आएगा बिकॉज मैग्नीशियम का कंपाउंड है। तो ए का तो 3 बन गया। अब देखो कौन सी ऑप्शन है, 2 और 4 रहेगी, 1 और 3 तो चलो हटाओ इनको। तो सोडा ऐश, बेटा सोडा जहाँ पे आ गया मतलब सोडियम की बात चल रही है, तो कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट, तो बी का 1 हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गई, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं देखिए, है ना। बाकी भी चेक कर लो, डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंट वर्क के लिए बेटा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम यूज करते हैं हम, ठीक है ना, ये जिप्सम हो गया, राइट। बाकी जो ये रह गया व्हाइट वॉशिंग के लिए बेटा आपको पता ना वो लाइम,
हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सिलेक्ट लाइक, तो ये वही है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, गिवन रिएक्शन ए, ये आपने बताना ए क्या है, ओके ए बताना है। तो देखो इस रिएक्शन में पहले तो आपको देखना है पे एल्कीन है और आपने एच बी आर ऐड किया। एच बी आर मतलब कि देखो एच बी आर आपको पता है दो पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, एच प्लस आयन एंड बी आर नेगेटिव आयन में टूट सकता है। तो आपने पहले इनका अटैक कराना है, और एल्कीन है, एल्कीन पे तो हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करते हैं। तो बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, एच प्लस आयन, तो इस पे पहले बेटा एच प्लस आयन आके अटैक करेंगे। तो और एच प्लस आयन आके अटैक करके क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे, ये रहा। और अब बेटा एक बात आपने कितनी बार पढ़ी है कि अगर रिंग है और रिंग के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और रिंग 3 या 4 मेंबर या 5 मेंबर की है, तो वो बड़े आराम से एक्सपैंड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन। 4 मेंबर की रिंग है और रिंग के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। और बेटा रिंग एक्सपेंशन करेंगे, देखो रिंग एक्सपेंशन को करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आप कार्बन एटम्स को नंबर कर लो रिंग के, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, चलो नंबर करके ना हम कंपाउंड बनाते हैं। ये का देखो 5 मेंबर की रिंग तो बननी है, तो 5 मेंबर की रिंग हम बना लेते हैं, ये लो, ठीक है, नंबरिंग भी कर लो। लेट्स सपोज ये 1 है। अच्छा 1 का जो बॉन्ड है, देखो 1 पे ऑलरेडी क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं 1 पे, ये लो 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए 1 पे। अच्छा 1 का बॉन्ड किसके साथ है, 2 के साथ, तो ये रहा 2 का, है ना, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। 5 का पहले 2 के साथ था, लेकिन आपने तोड़ के अब किसके साथ बना दिया, 1 के साथ बना दिया। 5 का बॉन्ड आपने 1 के साथ बना दिया। अब बेटा जब आपने 5 का बॉन्ड तोड़ा और 1 के साथ बॉन्ड बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, कहने से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रॉन लूज 2 ने कर दिए हैं, तो 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन आफ्टर रिंग एक्सपेंशन। और बेटा ये वाला कार्बोकेटाइन भी आप देखिए 2 डिग्री है, और साथ वाले कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो कहने से कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन के अंदर ही मिथाइल शिफ्ट, तो मिथाइल शिफ्ट होगी, तो जाके हमारा फाइनली जो कार्बोकेटाइन है वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, ये बन गया। अब आखिर में क्या होना है, आखिर में जो बी आर नेगेटिव आयन है, इन्होंने बस आके बेटा इस पे अटैक करना है, कहाँ पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, अब बेटा देखिए कहता है ये क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा एक इक्वेशन होती है, जिसके बेसिस पे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है। तो क्वेश्चन उसका क्वेश्चन ये है कि इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, इट मींस v nu raised to power n for x-ray emitted is plotted against atomic number z, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, द वैल्यू ऑफ n इज। बेटा आपको याद होगा ये जो इक्वेशन है, ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ी हुई है, और ये इक्वेशन क्या होती है, दैट रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, ये वाला भी और ये वाला भी। और z क्या होता है बेटा, z होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है, z इज एटॉमिक नंबर। एंड रूट न्यू क्या होता था बेटा, फ्रीक्वेंसी का ये स्क्वायर रूट होता था। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी पावर यहाँ पे n की पावर क्या हो जाती है, हाफ। तो डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, ये एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नॉरएड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, लो लेवल ऑफ द नॉरएड्रेनालिन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमंस। बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहली बात है किस चैप्टर से क्वेश्चन है हमें पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। और जो स्टेटमेंट 1 है बेटा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये केमिकल के बारे में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है दैट इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, और लो लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, इट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स,
ठीक है, इसका जो लो लेवल हो जाने से ह्यूमन बींग्स के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन वन। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। देखिए डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, नहीं किया तो यू कैन स्किप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है 95% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि पढ़ते नहीं एनसीईआरटी। ठीक है ना, इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी कोई नहीं पढ़ के जाता, लेकिन आप लोगों ने पढ़कर जाना है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जो कि डायरेक्ट अगर आपने एक भी रीडिंग दे रखी है तो आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फास्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेटा कहता है कि कौन सा ऐसा फास्फोरस का एसिड है जो कि सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर मिरर बना लेता है। बेटा आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर मिरर बनाने का मतलब क्या हुआ। जैसे आपके पास ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, कहते हैं ये सिल्वर मिरर बन जाए। सिल्वर मिरर मतलब यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेट कर जाए। बेटा देखो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या हुआ कि सिल्वर +1 से किस स्टेट में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, अभी सिल्वर की रिडक्शन होगी। तो हमें इसमें से ऐसा ऑक्सी एसिड आइडेंटिफाई करना है जो सिल्वर की रिडक्शन कर दे, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये ऑक्सी एसिड कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी ए रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से अच्छे वाले होते हैं, जिनमें जो हाइड्रोजन है वो अगर फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको इन सबका जो है, एक तो देखो सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जो है, ठीक है, वो तो उसमें तो कभी भी कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता। अगर +5 वाला ऑक्सो एसिड है तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता जो कि फॉस्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड हो। फॉस्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड वाले जो ऑक्सो एसिड होते हैं दे स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +1। तो आप चेक करो कि किन केसेस में फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +1 है। ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं इनमें जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के थ्रू लिंक्ड होता है। जैसे आप देखो, अब निकाल के देखो, चलो जो मैं कह रहा हूँ आप करके देखते हैं। बेटा पहले वाला केस देखें, इस केस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फॉस्फोरस की आ जाएगी +5। ठीक है, तो ये तो इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं होगा जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड होगा। अच्छा आगे देखते हैं। बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आप देखिए यहाँ पे इट वुड बी +4। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा। आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर है H4P2O6 का, आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ठीक है, डबल बॉन्ड O OH OH, डबल बॉन्ड O OH OH। तो यू विल फाइंड नो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फॉस्फोरस, राइट, क्योंकि वही हाइड्रोजन जो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वही सिल्वर नाइट्रेट की रिडक्शन करेगा इनटू सिल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा H4P2O5, बेटा इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फॉस्फोरस की तो वो आ जाती है आपकी, आप निकाल के देखिए, आई थिंक +3 आएगी। आई होप एवरीबडी विल एग्री कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर +3 आ गई तो देखो +3 वाले तो में क्या होता है कि हाइड्रोजन आपको डायरेक्टली फॉस्फोरस से लिंक्ड मिलेगा। इस केस में आपको फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन मिलेगा। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट वुड बी लाइक दिस। देखो आप लोगों को ना स्ट्रक्चर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपको सही बात बताऊं। स्ट्रक्चर्स के बिना अगर आप सोचोगे कि आप क्वेश्चन में पेपर में उतर जाओगे तो आप कोई ना बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाओगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से लिंक्ड है। सो दीज हाइड्रोजन आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये दूसरों को रिड्यूस करने वाले हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का है, राइट। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाते हैं और अपने स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो फोर्थ ऑप्शन में भी देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, फोर्थ में भी आएगी +5। सो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना कि ये रिड्यूस कर दे सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कंपाउंड एक्स अंडरगोस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव लैक्टोन। बेटा लैक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कंपाउंड एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। बेटा पहली रिएक्शन है, आपने इसको रिएक्ट करवाया एल्डिहाइड के साथ इन बेसिक मीडियम। देखो एल्डिहाइड के साथ जब बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं
हमें एकदम से हमारे देखो कहीं पर भी बेसिक मिनरल आ जाए ना और एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो इमीडिएटली दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि ये या तो रिएक्शन एल्डोल होगी या कैनिसार होगी। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकती है, या तो एल्डोल होगी या कैनिसार होगी। ठीक है, चलिए जो भी है। अब देखो उसके बाद आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, केसीएन से रिएक्शन करा रहे हो। बेटा देखो केसीएन से अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, राइट, और बाद में आप उसको एसिडिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट बना होगा आफ्टर द रिएक्शन, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने पे जो प्रोडक्ट बना होगा इट वो भी एक एल्डिहाइड बना होगा या कीटोन बना होगा। और क्योंकि उसी के अंदर तो केसीएन ऐड होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले स्टेप में रिएक्शन हुई है इट मस्ट बी एन एल्डोल रिएक्शन। स्टेप में जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी रिएक्शन हुई है, इट मस्ट बी एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, राइट। अगर आप कैनिजारो कर देंगे, कैनिजारो में तो वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ से पता लगे कि पहली रिएक्शन एल्डोल है, तो हमें ऐसा कोई कंपाउंड देखना है जो एल्डोल अंडरगो कर पाएगा। आपको पता है एल्डोल अंडरगो करने की कंडीशन क्या होती है, कि जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो पहले तो आप ये देख लो कि किस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, तो वो वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ये एलिमिनेट हो गया, आप देखिए ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन और क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। तो इसलिए ये तो एल्डोल करेगा ही। अच्छा आगे देखते हैं, इस वाले केस में देखो आप, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, इस केस में है, इस केस में भी है। अच्छा अब अगले केस, अच्छा देखो पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड में नहीं, दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन आइटम 6 है। तो ये जो कंपाउंड एक्स होगा, अब देखो इसमें कार्बन आइटम ऐड कैसे, आपको पता है एल्डोल से तो कार्बन आइटम ऐड हो जाएगा, ये एक कार्बन आइटम ऐड हो जाएगा, केसीएन डालेंगे एक और कार्बन आइटम ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि एक्स कंपाउंड के अंदर देखो उससे प्रोडक्ट 6 बन रहा है ना, तो दो तो अपने ऐड किए, तो यानी कि एक्स कंपाउंड में 4 कार्बन आइटम होंगे। तो अब पहले आप वो ऑप्शंस देखो जिसमें सिर्फ कार्बन आइटम 4 ही हो, है ना। 1 तो एलिमिनेट कर दिया हमने, अब 2 पे आते हैं। 2 में कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5, ये भी हटाओ, 1 2 3 4 ये हो सकता है और 4 हो सकता है, 1 2 3 4, यस। तो अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब आप बेटा इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन लेके चल लीजिए और चेक करिए क्या उससे ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। जैसे लेट्स सपोज मैं फोर्थ ऑप्शन ले लेता हूँ, लेट्स टेक फोर्थ ऑप्शन। हम फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसकी जो आप रिएक्शन कराएंगे HCHO के साथ इन बेसिक मीडियम, है ना। तो क्या होता है, तो रिएक्शन क्या होती है कि जो एल्डिहाइड है ये अपना अल्फा हाइड्रोजन लूज करेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए अच्छे से। तो क्या होने वाला है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाँ जी, तो क्या होता था बेटा एल्डोल के अंदर क्या होता था कि ये हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन पे आके लगता था और कार्बन कार्बन पे आके लग जाता था, है ना। यही होता था प्रोडक्ट में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता था, लेट्स मेक द प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहीं से लिखूंगा मैं, यहाँ से लिखेंगे। तो ये बन गया CH2OH, ये वाला कंपाउंड तो CH2OH बन गया, और ये कार्बन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया CH3, सॉरी CH3, ये भी बन गया CH3, और यहाँ पे आ गया CH। बेटा ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ की, KCN के साथ, और एसिडिफाई कर दिया। बेटा KCN के साथ रिएक्शन करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH, CH3, CH3, हाँ जी, ये बन गया CHOH, है ना, और ये बन गया Cl। ये प्रोडक्ट बन गया बेटा आपका, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस कर दी। तो वो हाइड्रोलिसिस करने से क्या क्या होगा, जल्दी से पहले हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देख। हाँ जी बेटा देखिए हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो क्या होगा, हाँ जी। तो बेटा कहने से इसी प्रोडक्ट में जो CN ग्रुप है, पहले तो उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने हाइड्रोलिसिस की तो जो CN ग्रुप है कहने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये वाला ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, COOH, ये बन गया। अच्छा अब ये जो COOH है कहने से ये इस OH के साथ एस्ट्रिफिकेशन भी कर लेगा, तभी तो साइक्लिक एस्टर बनेगा।
तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि ये वाला H और ये वाला OH ये निकल जाएंगे, है ना, और ये ऑक्सीजन किसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं कैसा बनता है। कैसे ऐसा करने से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो यही वाला बन गया। आप बना के देखो फाइनल प्रोडक्ट, तो जब फाइनल प्रोडक्ट बना के देखेंगे वो यही वाला बन जाएगा। तो यही कारण है कि आपका जो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने स्टेप वाइज फटाफट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो एल्डिहाइड बनाया आपने और बेसिक मीडियम है तो एल्डोल कैनिसर होगा, केसीएन देख के पता लग गया कि यार एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड बन रहा है तो मतलब कि कैनिसर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कैनिसर में तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो हमें ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने हैं जो कि एल्डोल कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गई। फिर आपने कार्बन एटम काउंट कर लिया, उसके बाद फिर आपको तब जाके आपको रिएक्शंस लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जेई वाले भी उनको पता है कि आप कैसे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो भी आपने देखो दो ऑप्शंस के बीच में फिर भी डाउट रखा है उन्होंने। ठीक है ना, ताकि आप प्रॉपर एक्शंस को लिखो। इज दैट फाइन? तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बट आपको कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या होगा। तो अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर जो होता है, पहली बात तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा हुआ है ये। कौन कौन से फैक्टर, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है फजान्स रूल। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूरा फजान रूल के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को हम फटाफट चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमने। ठीक है, कहते हैं के एफ का जो कोवेलेंट करेक्टर है वो के आई से ज्यादा है। बेटा कहने से ये तो गलत है। जो कोवेलेंट करेक्टर होता है वो अनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना अनायन का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ये कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है ना, कोवेलेंट करेक्टर। तो अब देखिए ऑप्शन ए तो वैसे एलिमिनेट हो गई। तो अब देखो अगर ए गलत है तो अब कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी। कहने से 3 तो हो ही नहीं सकता कभी भी आंसर। 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। अब हमने चेक करना है कौन सा, देखो सी सब में है तो सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चेक करेंगे बी एंड ई चेक करेंगे, पहले बी पे आते हैं। अब बी वाली ऑप्शन देखिए बेटा, इसमें देखो के आई का कोवेलेंट वेक्टर सही दे रखा है, बिल्कुल सही। लिथियम फ्लोराइड का के एफ से ज्यादा दे रखा है। बेटा लिथियम फ्लोराइड का के एफ से ज्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लिथियम फ्लोराइड का के एफ से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो जो कोवेलेंट वेक्टर होता है वो अनायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना अनायन का साइज कैटायन का साइज छोटा होगा उतनी वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा और उतना ही कोवेलेंट वेक्टर भी ज्यादा होगा, अगेन बेस्ड अपॉन फजान। ठीक है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन तो सही है। तो बी ऑप्शन देखो अब कहाँ पर नहीं है, फर्स्ट में नहीं है तो बी को एलिमिनेट कर दिया हमने। अब आखिर में कौन सी बचती है, ई। अब बस ई चेक करना है, अगर ई सही होगा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, अगर ई गलत होगा तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तो चलो जल्दी से ई चेक करते हैं। बेटा ई में अगर आप देखिए सी यू सी एल और एन ए सी एल, देखो के एफ के आई का तो सही दे रखा है। सी यू सी एल और एन ए सी एल में अब देखो दोनों ही केस में जो कैटाइन है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। लेकिन जो कॉपर वाला कैटाइन है बेटा उस केस में कोवेलेंट वेक्टर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कॉपर वाले केस के अंदर जो कैटायन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +1। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉपर होता है इट हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है, जिसमें वैलेंस शेल के अंदर यू विल फाइंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो कॉपर के अंदर वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले जो होते हैं कैटायंस वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं। और यही कारण है कि उनके जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट करता है, है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर उनमें ज्यादा हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि सी भी ठीक है, ई ऑप्शन भी ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे फटाफट क्वेश्चन हमारा होता जाएगा। वरना में अब देखो सी ऑप्शन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको चीजें फटाफट एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस इज 46। तो द क्वेश्चन पढ़िए बेटा सब लोग। अब देखो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फ्रीओन्स। बेटा फ्रीओन्स क्या होते हैं, ये आपको ना हेलो एल्केन हेलो एल्कीन की डेफिनेशन मिलती है। बेसिकली फ्रीओन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है ना, बेसिकली हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में होते हैं, बस वहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन लगा होता है कार्बन के साथ। तो बेटा इन कंपाउंड को आप देखेंगे तो दीज आर रेडिकल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, these are chemical causing skin cancer, these are chlorofluorocarbon compounds। बेटा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कहता ऑल रेडिकल्स आर फ्री। देखो ऑप्शन 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन 3 तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट आप देखा 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना,
सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ियो, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके बेटा, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट कहता वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो पहले तो आप ये एक्सपेरिमेंट को आप देख लें, है ना। इसका आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे, यू मेक द ग्राफ, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, देखिए अगर आप प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। ये सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी बेटा, अगर हम प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है ना। ये लिक्विड स्टेट है और फिर ये सॉलिडिफाई कर गया। दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम पे है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी नोट एफ जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सोल्यूशन बन जाता है बेटा, सोल्यूशन बनने पे आपको पता है वेपर प्रेशर कम कर जाता है ना। आप सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस केस में जो ग्राफ है आपका सोल्यूशन का ग्राफ, वो कुछ इस तरह का बनता है। तो इस केस में ये सोल्यूशन का ग्राफ है ना। इस केस में आप देखेंगे जो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो रहा है, इस टेम्परेचर पे। तो ये बन जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो लेट अस नाउ ट्राई दिस क्वेश्चंस। अब अगर हम ये ग्राफ समझ आ गया, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा ये बात तो सही है। अभी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो ए इज फाइन। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। चलिए 4 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो बी तो गलत है, राइट। अब हम बात करते हैं ए के बाद सी की बात करते हैं सीधा। ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जब आप सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई करता है, ना कि सोल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो अब देखो ना ये ग्राफ, हम ये जो सॉलिड स्टेट है ये तो सिर्फ सॉल्वेंट की है ना। ये तो सॉल्वेंट की है सॉलिड स्टेट। तो जो भी सॉलिडिफाई कर रहा है वो कौन सॉलिडिफाई कर रहा है, सॉल्वेंट सॉलिडिफाई कर रहा है, ना कि सोल्यूट। तो यानी कि ऑप्शन सी गलत होगी। तो ऑप्शन कौन सी सही है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड द फ्रीजिंग पॉइंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है ना। तो जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर कोलोइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। बेटा कहता है कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल आर लार्जर इन साइज। तो जितना साइज बड़ा होगा, तो कहने से फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास अगर हम एक पर्टिकुलर मास ले लेते हैं और वो कोलोइडल पार्टिकल है और एक ट्रू सॉल्यूशन में है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज छोटा है तो फॉर गिवन मास पार्टिकल ज्यादा होंगे, और कोलोइडल पार्टिकल का साइज बड़ा है तो फॉर गिवन मास नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। और आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए कोलोइडल पार्टिकल्स के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो हमें कम मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बट अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं है ना, आप एक बार दोबारा से जो मैंने अभी बोला है उसको आप रिवाइड करके सुनिए, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी बात जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। वन तो सही। For colloidal particles, the potential difference between the fixed layer and the diffused layer of same charges is called electrokinetic potential और zeta potential। बेटा देखिए ये स्टेटमेंट ना गलत है। क्यों गलत है, इसमें गलती है बेटा ये सेम चार्जेस। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब ये फिक्स्ड लेयर होती है ना और जो डिफ्यूज्ड लेयर होती है, इनके चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। देखो कैसे होता है बेटा, जैसे आपके पास ये एक पार्टिकल है ना। देखो कोलोइडल पार्टिकल्स में क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज सेम होता है। तो लेट्स सपोज इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि एक कुछ सेम चार्ज के पार्टिकल्स आके चिपक गए, है ना, और वो सेम चार्ज है, हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये लेयर तो बन जाती है फिक्स्ड लेयर, दिस इज फिक्स्ड लेयर, है ना। तो फिक्स्ड लेयर बन गई। अब ये जो फिक्स्ड लेयर है इसके ऊपर क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, या कोई और जो ऑपोजिटली चार्ज आए ना वो इसके आसपास इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये घूम रहे होंगे तो कहने से इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, मोबाइल लेयर, जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे डिफ्यूज्ड लेयर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहने से दिस इज डिफ्यूज्ड लेयर। बेटा ये एनसीईआरटी में हमें गिवन है, लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, आप पढ़ना कभी। सो ये सरफेस केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में मिलेगा। और ये वाली लेयर कौन सी होगी, फिक्स्ड लेयर, दिस इज फिक्स्ड लेयर, ठीक है। ये फिक्स्ड लेयर होगी। तो कहने से फिक्स्ड लेयर और जो डिफ्यूज्ड लेयर है इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आप देखिए इनमें चार्जेस सेम नहीं होते, चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज फाइन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इज दैट फाइन? आई होप राइट नाउ यू आर विद मी, आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन but in the presence of NaI the rate of hydrolysis increases। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। आई नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। बेटा आप देखिए कहता है अल्काइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस स्लो होती है। ये कोई अल्काइल क्लोराइड, चलो एग्जांपल से समझते हैं। इसकी आप हाइड्रोलिसिस करो, वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, कहता है इट इज स्लो प्रोसेस। ये प्रोसेस स्लो होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेटर। ठीक है, और साथ में HCl या Cl बन के निकल गया। ठीक है, ये हो गया, ये रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, अब कहते हैं कि ये रिएक्शन इट इज स्लो रिएक्शन कंपेयर टू, अगर आप ऐसा करो कि पहले आप इसमें NaI डाल दो। देखो NaI डालेंगे तो कहता है NaI क्या करेगा कि पहले Cl को हटा के यहाँ पे Ri क्रिएट कर देगा, और Ri की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कहता है इससे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। देखो ये बात ना कुछ हद तक सही भी है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका कारण क्या है कि जो क्लोरीन होता है इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये थोड़ा पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जबकि आर आयोडाइड जो है ये होता है गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये आर आई क्या होता है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसलिए थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसका कारण है कि आई नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही बोला इसमें भी। बट जो आई नेगेटिव है ना, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये क्या करने वाला है, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जल्दी निकल भी जाएगा खुद वाटर के कंपैरिजन में। तो यही कारण है कि जो रीजन आर है वो असर्शन ए को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हम इसका जो आंसर, सही आंसर मार्क करेंगे, दैट इज ऑप्शन 4, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ आ गया क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है बेटा, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो इसलिए क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो इसलिए वो जल्दी से रिप्लेस भी हो जाता है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट है, कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87, द मेटल आयन इज। देखो कहता है किसी मेटल आयन की मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, है ना। और जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कहने से मैग्नेटिक मोमेंट की इस वैल्यू से हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा n की वैल्यू आ जाती है 3। तो इनकी ये ऐसा आयन होना चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अब जैसे क्रोमियम प्लस 2 है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आप देखो क्रोमियम की क्या होती है, आर्गन 18, है ना। मैं एक की लिख के दिखाऊंगा आपको, 3d5 4s1 होती है वैसे तो, 3d5 4s1 ये होती है क्रोमियम की। लेकिन क्योंकि क्रोमियम प्लस 2 है तो प्लस 2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, एक तो 4 से निकलेगा, एक तो आपने यहाँ से निकाल दिया, एक निकलेगा कहने से, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा 3D में से, 3D में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। तो इससे अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बेटा इसकी, कहने से इसमें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, लेकिन हमें कितने चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करके आपको सभी के अंदर चेक करना है। तो जब सभी के अंदर चेक करेंगे तो आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 3 के अंदर दिख जाएगी। देखिए वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s2, है ना, 3d3। लेकिन वेनेडियम क्योंकि प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, और कौन से लूज करेगा, 4s वाले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लगा दिए, 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो बेटा ये सारी बातें क्लियर है आपको, है ना। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है नाउ, ये क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स सी कैसे करना है। कहता है व्हेन Fe0.93O is heated in presence of oxygen it converts to Fe2O3, the number of correct statement from the following is, the equivalent weight of this is this। देखो कैसे करेंगे हम लोग, बेटा पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन क्या होगी, Fe0.93
है ना O। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कहता है Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो यहाँ पे अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इस केस में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो निकालो, इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो कितना आ गया 0.93x इज इक्वल्स टू या प्लस -2 इंटू 1, ऑक्सीजन 1 है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा कहने से यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/0.93, है ना, या फिर 200/93 आ गई आपकी वैल्यू। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, आयरन का +3। तो 200/93 से किसमें चला गया, +3 चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगर हम निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, क्योंकि लूज अब तो ना ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कैन से 3 माइनस 200/93, है ना, जो कि जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 273/93 आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस तो आपके, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, कहने से इक्विवेलेंट वेट होता है जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड बाय जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए, राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए, देखो ये वैल्यू आप काउंट करेंगे तो ये 0.79 ही आने वाली है, दिस इज 0.79 अप्रोक्सीमेटली। तो कहने से इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट तो 0.79 आ गया एवरेज। तो इसलिए अगर आप उसको मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर वेट बाय 0.79 आ जाएगा, विच इज ए। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो एक स्टेटमेंट तो सही होगी। आगे देखते हैं, कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन 1 मोल ऑफ 0.93 O इज 0.79 एंड 0.14 रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Fe+2 Fe+3 के, एक मोल इसके अंदर वो 0.79 और 0.14 है। देखो इसके लिए आपको सॉलिड स्टेट वाली एनालिसिस लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन में ना बहुत सारे पार्ट है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी स्पेस क्रिएट करता हूँ, ये सारा मैं हटा दूँ ये, है ना, ये सारा पार्ट हम हटा देते हैं। चलिए जस्ट ऐसे ही हट जाएगा ये तो। हाँ जी, अब देखिए बेटा कहता है नंबर ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 है, बेटा आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इसमें मान लें कि टोटल हमारे पास देखो 1 मोल है ना, तो इन 1 मोल लेट इन 1 मोल लेट नंबर ऑफ Fe+2 एंड हम मान लेते हैं x। तो Fe+3 कितने हो जाएंगे, कहने से पॉइंट, देखो 1 मोल में 0.93 मोल होंगे, तो कहने से दिस विल बी 0.93, दिस विल बी 0.93 माइनस x, है ना, इतने हो जाएंगे। तो और बेटा देखो नेट चार्ज तो बराबर रहना चाहिए, जितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने से एक आयरन पे चार्ज है +2 और कितने आयरन है ये x, तो क्या हो जाएगा कहने से 2x। अच्छा एक आयरन पे चार्ज है 3 और कितने आयरन है ऐसे 0.93 माइनस एक्स, तो 3 इंटू 93 माइनस एक्स, तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। दैट शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल है। तो ऑक्सीजन एक मोल में कितना है -2, है ना, एक ही ऑक्सीजन है और उस पर चार्ज कितना है -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इसको टोटल नेगेटिव चार्ज, इसको थोड़ा सॉल्व करें और देखिए x की वैल्यू क्या हो रही है, 2x प्लस दिस इज 270, सॉरी दिस इज 0.93, है ना। तो ये बन गया कितना आ गया बेटा 2.79, 2.79 सॉरी 2.79 माइनस 3x इज इक्वल्स टू -2। तो बेटा यहाँ से कैसे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.79, तो x की वैल्यू आ गई 0.79, मतलब कि Fe+2 है जो 0.79 है, तो बाकी जो 0.93 माइनस x आ गई 0.14 हो जाएंगे Fe+3, यानी ये बात भी सही होगी, फिर तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे चलते हैं, तो Fe.93 is a metal deficient with lattice comprising of copper cubic close packed arrangement of oxide है। देखो ये बात भी सही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन का तो अरेंजमेंट है, और इसमें क्योंकि कुछ आयरन Fe+2 के हैं, कुछ आयरन Fe+3 के हैं, तो यहाँ पे लैटिस में क्या हुआ है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आया हुआ है, तभी ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है मेटल आयंस की, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है।
आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe+2 and Fe+3 इन Fe.93 इज 85 and 15। बट देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो आप निकाल ही लो, परसेंटेज ऑफ Fe+2 कितनी होगी है, आप देखो Fe+2 0.7 है और टोटल कितने हैं 0.93 मोल इंटू 100। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कहने से अप्रोक्सीमेटली 85% के आसपास तो पहुंच ही रही है वैल्यू, ये वाली अब निकाल के देखो जरा, कैलकुलेशन करो तो अप्रोक्सीमेटली 85% के आसपास पहुंच ही जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी मुझे सही लग रही है, तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू 4। ठीक है ना, तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने इसमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 4। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इनमें ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, देखो इन्होंने चारों स्टेटमेंट एक चारों चार तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा कहता है कि द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू का ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन से आप लोग निकालते हैं, तो आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस ea बाय आर। तो अब देखिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना नेगेटिव में पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना, और नेगेटिव में कोई चीज ज्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो यस ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन हो जाती है लॉग ऑफ, इस थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है किसका, आपकी जो आर्हेनियस इक्वेशन है। तो अब देखिए K2/K1 इज इक्वल्स टू, ये बन जाता है EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 - 1/T2। ये इक्वेशन होती है। इसमें थोड़ा समझते हैं बेटा, यहाँ पे K1/K2 जो है ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T या T1 और K2 हो जाएगा रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, तो इनकी जो रेशियो होती है इसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब कहते हैं कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा कर दो चलो, ठीक है। तो अब देखो पहले तो 1/T1 - 1/T2 क्या होने वाला है, कहने से क्योंकि टेम्परेचर 1 कम है और T2 ज्यादा है, बिकॉज T2 इज T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, जहाँ पे T2 जो है वो कितना है T1 प्लस 10 है। तो कहने से ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि 1/T1 ये देखो ये वाली वैल्यू ये ज़्यादा है तो ये इससे कम हो जाएगा, 1/T1 से तो कम हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव बन गई, तो ये तो पॉजिटिव है। अच्छा अब एक्टिवेशन एनर्जी आपने क्या किया कि जितनी बढ़ाओगे तो लॉग में वैल्यू बढ़ेगी और जितनी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी भी सही है। अब कहते हैं एट लो टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन एट हायर टेम्परेचर। बट आप देखो कहता है कि जो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे के में इंक्रीज आता है वो ज़्यादा आता है कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि लो टेम्परेचर में अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका जो रेट में इंक्रीज आने वाला है वो ज़्यादा आने वाला है। आप उसको इसी इक्वेशन से ही इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा डी में क्या कहता है, अ प्लॉट ऑफ natural log of k versus 1/t is a straight line with a slope equal to minus ea by r। बेटा आप देखो ना उस चीज को आप यहाँ से बना लो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। आप इसका ऐसा करो नेचुरल लॉग ले लो, तो कैसे नेचुरल लॉग ऑफ के आपका आ जाएगा a माइनस ea बाय आर टी, है ea बाय आर इंटू 1/t। तो ग्राफ बनाना आपने 1/t और नेचुरल लॉग के का। बेटा अगर आप नेचुरल लॉग के का और 1/t का ग्राफ बनाते हैं तो कहने से पहली बात तो स्लोप आपको कहाँ से मिलेगी, ये नेगेटिव स्लोप होगी, दिस इज नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। तो स्लोप कहता है इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर होगी, ये बिल्कुल सही होगा, देखो स्लोप नेगेटिव माइनस ई ए बाय आर है ना, तो ये वाली बात भी सही है। तो इनके चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू 4। तो 4 वुड बी द राइट आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एट 300 केल्विन द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती है, कैंसर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती है जिनमें डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, वो सारी प्रोसेसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है कितनी प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। और डेल्टा जी क्या होता है,
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे टेम्परेचर हमें दे दिया बेटा हर केस में है 300। तो अगर आप ए वाला केस देखें, मैं एक करके दिखाऊंगा, आप देखो ए वाला केस में, ए वाले केस में डेल्टा एच दे रखा है -25 किलो जूल पर मोल, माइनस, हाँ जी, टेम्परेचर 300 हो गया, और डेल्टा एस कितना दे रखा है बेटा -80, और ये जूल में है तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट होगा। बेटा वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। हाँ, ये 3 जीरोस, ये 3 जीरोस, ये 3 जीरो से कैंसिल होगी, ये बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस 24। तो कहने से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू -1। तो -1 आ गई, तो डेल्टा जी लेस देन 0 आ गया, है ना। तो यानी कि ये वाली प्रोसेस तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो ये तो स्पॉन्टेनियस है। अब से नो स्पॉन्टेनियस पूछा है, दिस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, नो स्पॉन्टेनियस को एन ऐसे लिख देंगे। बी पे आते हैं, तो बी में दे रखा है बेटा -22, फटाफट करना है हमने, -22, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, -300, हाँ जी, इंटू कैन से 40 हमें दे रखा है, अपॉन 1000 करना पड़ेगा बिकॉज किलो जूल में कन्वर्ट करना है। अब बेटा देखो ये नेगेटिव है, ये तो वैसे ही नेगेटिव है पूरा का पूरा, तो कहने से ये तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। आगे आते हैं सी पे आते हैं। सी वाले में क्या है 25, ये प्लस 25 है, ओके, -300 इंटू, हाँ जी, ये वैल्यू है -50। तो बेटा अगर आप इसको करेंगे सॉल्व, बाय 1000 भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो कहने से ये देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो कहने से ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब डी पे चेक करना पड़ेगा बेटा, डी में आप देखिए ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये मैं डी वाला चेक करते हैं, चलिए डी वाला हो जाएगा, जस्ट मोमेंट। बेटा डी वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फटाफट नीचे करते हैं, 22 -300 इंटू 20/1000, है ना। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये वैल्यू भी आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आप निकाल के देखो वैल्यू, आपको पता लग जाएगा कि इट वुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यानी कि दो प्रोसेस ऐसे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। 51 से लेकर 60 तक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमने सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें से हमने 3 अटेम्प्ट कर लिए। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 ग्राम ऑफ NaH वर डिसॉल्व्ड इन deionized वाटर टू प्रिपेयर 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन। तो कहता है 5 ग्राम NaOH को आपने पानी में डाल दिया और 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया, नो प्रॉब्लम। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। कहता है इस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें अगर हम एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, हमने ये सॉल्यूशन बनाना है, तो बेटा आप देखो कहने से जो स्टॉक सॉल्यूशन होगा इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें, इसके लिए हमें इनके मोल्स देखने पड़ेंगे, हमें कितने चाहिए। तो जितने मोल स्टॉक सॉल्यूशन में होंगे उतनी मोल आपके फाइनल सॉल्यूशन में होंगे, है ना, क्योंकि मोल तो सारे NaOH के वहीं से आने हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन में मोल्स कितने, देखो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके बाय 1000 ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फाइनल सॉल्यूशन में। और इनिशियल जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अब देखिए 5 ग्राम ऑफ NaOH है ना, तो पहले इनिशियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। 5 ग्राम मतलब कि आपके पास है इसके, देखो इसका मोलिकुलर वेट होता है 40, तो स्टॉक सॉल्यूशन की अगर आप कंसंट्रेट मोलैरिटी निकालें ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन तो वो कितनी बन जाएगी, कैन से 5/40 अपॉन 450 इंटू 1000, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बन गया 8, राइट, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, और ये बन गया आपका, दिस इज 100 चलो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 के टेबल से 25, और ये बन गया 2, तो ये बन गया आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 25/90, दिस इज 25/90, ये कंसंट्रेशन आ गई। तो दिस इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, है ना। तो कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें स्टॉक सॉल्यूशन की, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। लेट्स सपोज हमने वी वॉल्यूम मान ली थी, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, ये बन गया 500 इंटू 0.1, दिस इज 50 इंटू 90/25, कितना आ गया बेटा, ये देखो 2। कहने से हमें स्टॉक सॉल्यूशन का 180 ml चाहिए अगर हम 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन NaOH को बनाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर कितना आ गया बेटा, 180, तो राइट आंसर वुड बी 180। ml भी बताना है तो 180 ml आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए दिस इज द सॉल्यूशन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा,
है ना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if wavelength of the first line of the Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer, then the wavelength of the second line of the series is okay. बेटा पाशन सीरीज, पहले तो पूरा पाशन सीरीज पता होना चाहिए आपको। पता है ना, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज पढ़े तो पहली सीरीज कौन सी होती है, लाइमन, दूसरी बाल्मर, तीसरी पाशन, ठीक है, चौथी ब्रैकेट, फिफ्थ पीफट। तो बेटा पाशन सीरीज कब बनती है, कैसे पाशन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में जंप लगाता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट नंबर 3 है, इससे जब जंप लगाएगा, इसमें जब जंप लगाएगा फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट 4 5 6 7, तो उसमें जो सीरीज बनती है वो पार्शियल सीरीज बनती है। इसकी पहली लाइन कब बनेगी, पर कैसे पहली लाइन बनेगी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आएगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन, है ना। और सेकंड लाइन कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में आएगा, दिस इज द सेकंड लाइन। तो अगर हमें इतनी बात समझ आ गई तो उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपको देगी 720 नैनोमीटर। पहली बात, आप इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, कैसे निकालते हैं वेवलेंथ, तो हमने पढ़ा हुआ है 1 बाय लैम्डा विच इज द वेव नंबर इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 इज द वन जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अपॉन n2 स्क्वायर, n2 इज द वन जिसमें जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। तो बेटा पहले वाले में आपको लैम्डा दिया हुआ है 720 नैनोमीटर, तो कहने से इक्वेशन बन जाएगी, चलो यहाँ से मैं नेट इक्वेशन बनाऊँ तो क्या बन जाएगी, लैम्डा 2 इनकी लैम्डा ऑफ सेकंड लाइन वो लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू आर एच से आर एच कैंसिल हो गया, है ना। तो लैम्डा 2 के लिए, अगर हम लैम्डा 1 के लिए ये आ जाएगा 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, है ना। और लैम्डा 2 के लिए आ जाएगा 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय, कहने से इलेक्ट्रॉन सेकंड के लिए 1 बाय 5 स्क्वायर, है ना। जिसको अगर हम सॉल्व करें, ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, दिस इज 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16, है ना, ये बन गया अपॉन 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25, है ना। जिसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें और ये बन गया 144, और ये बन गया 7 बाय 144, और नीचे यहाँ पे बन जाएगा दिस इज 225 एंड दिस इज 16 बाय 225, तो 225 बाय यहाँ पे आ गया 16। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा जल्दी से, है ना। इसकी वैल्यू बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है शायद ये, है ना। तो 9 के टेबल से कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा आपका 116, हाँ जी, इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 के टेबल से तो ये आ जाएगा 2। बेटा अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो जल्दी कर सकते हैं आप। ये बन गया 25 7 द 175, और नीचे बन गया बेटा 16 16 द 256, है ना। अब बेटा देखो इसको आपने वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट जो नियरेस्ट इंटीजर बनेगा वो बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। आप न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अच्छा नहीं, वैसे आपसे ये तो आपने आपसे लैम्डा 2 पूछा गया ना, अब तो हमने, चलो अभी ऐसा करते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ऐसे आंसर बता दिया, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये आ गया लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकालनी है, और लैम्डा 1 कितना देर का 720, तो कहने से यहाँ से लैम्डा 2 आपका आ जाएगा 175 अपॉन 256 इंटू 720, है ना। या 256 को भी थोड़ा खोल के लिख ले, हमने जल्दी से वैल्यू निकाल ली थी, रेशियो नहीं पूछी थी हमसे, तो वैल्यू पूछी गई थी। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 25 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 720, ये आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 16 के टेबल से आई थिंक कैंसिल आउट हो रहा है, शायद हो जाएगा, है ना। 64 80 45, यस कैंसिल आउट हो रहा है ये। और तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अब ये कितना आएगा 175 इंटू 45, बेटा ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए ज़रा 175 इंटू 45 बाई 60। देखो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन अगर मैं आपको करूँ यहाँ पे, आप थोड़ा करिए, मैं भी कर रहा हूँ रफ पेपर पे, और देखो कितना आता है आंसर।
बेटा ये वैल्यू आती है 492, 492, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 492 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो 492 आपको बेटा नियरेस्ट इंटीजर आंसर बनता है, तो आपने इसका आंसर 492 मार्क करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट कहता है यूरासिल इज अ बेस प्रेजेंट आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कहता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल, बेटा आपने इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो पहले आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला निकाल लो, देखो कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितना बेटा, 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। तो चलो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 28 ग्राम हो गया, अपन टोटल मास कितना है, 12 4 द 48 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 28, इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये बन गया बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखेंगे, तो 60 प्लस 48 108 प्लस 4 112 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये आ गया आपका 4 के टेबल से 7 अपॉन, दिस इज आई थिंक 14 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं 14 के टेबल से नहीं होगा, तो 7 अपॉन नीचे बन गया बेटा आपका ये 228 इंटू 100, ओके, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, वाओ, दैट इज 25%, तो आंसर आपका डायरेक्ट आ गया 25, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान थी, बस चलो जल्दी जल्दी करने की बात है, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है, कहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस मच व्हेन 25 ml of 0.2 molar of its salt is mixed with 25 ml of 0.2 molar of acetic acid, the pH of the resultant solution is found to be 5, the value of x is, बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखो आपके पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, आपने उसके अंदर मिक्स कर दिया इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा अगर आप इसके अंदर इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि इन दोनों का मिक्सचर बना देंगे, तो कैन से तो बफर सोल्यूशन बन गया। अ वीक एसिड, व्हाट इज दिस, अ वीक एसिड, अपने आइडेंटिफाई करना बस, एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये तो बफर बन गया, पर बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट पीएच का फॉर्मूला लिखो, पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। चलो जल्दी इस वैल्यू पुट करते हैं, बेटा पीएच आपको दिया हुआ 5, पीकेए आपने निकालना है ना, तो प्लस लॉग ऑफ, बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, देखो सॉल्ट आपको देखा 25 इंटू 0.2, है ना, तो 25 इंटू 0.2 बाय 1000, वैसे 1000 भी करना चाहिए हमें, लेकिन मैं करूंगा नहीं बिकॉज 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, और ये बन गया 25 इंटू 0.02, तो बेटा इसको सॉल्व करें, 25 से 25 कट गया, और ये बन गया log 10, और log 10 होता है 1, तो पी के हमारा आ जाएगा, पी के ए वुड बी इक्वल्स टू 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो बेटा पी के अगर 4 आ गया, तो कहने से इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए हमारा आ गया 4, तो कहने से लॉग ऑफ के आ गया -4, और के की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेस्ट पर -4 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस्ट पर -5, यस, तो कहने से एक्स की वैल्यू में कितनी दे दी गई है 10, तो राइट आंसर वुड बी 10, इज दैट ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, थोड़ा कैलकुलेशन है फटाफट करने की बात है, ठीक है, बाकी तो अपने सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिए, बफर का फिर तो फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा आपसे पूछ रहा कितने मोल्स AgCl के बनेंगे, बेटा देखो AgCl में मोल उतने ही बनेंगे जितने क्लोराइड आयन निकल सकते हैं। अब क्लोराइड आयन कितने निकल सकते हैं, देखो जो क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, कैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, तो ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता। सिमिलरली जो क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, कैसे ये भी टूट नहीं सकता बिकॉज ये भी रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड करैक्टर आ चुका है। तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स ही डिसोशिएट कर सकते हैं, क्लोरो एल्केन जो है वो ही डिसोशिएट कर सकते हैं, तो क्लोरो एल्केन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो 2 मोल ही बन सकते हैं, तो नंबर मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी 2, दैट इज ऑल, इसका आंसर 2 है। देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है वो इमीडिएटली इसका आंसर मार्क कर देगा, 1 सेकंड से ऊपर इसका टाइम नहीं लगेगा, आगे बढ़ते हैं।
द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2 नेगेटिव इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल इज दिस, द सम ऑफ m and n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। बेटा देखिए द सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने दो चीजों का सम निकालना है, एक m का और एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। देखो इसका क्रिस्टल आपको दे दिया टेट्राहेड्रल। अब देखो पहले तो आप देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट +2 में है, तो कहने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वैलेंस शेल की आर्गन 18 3d7, तो d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहले तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है बेटा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है जिसमें e ऑर्बिटल ये वाले होते हैं और t ऑर्बिटल्स ये वाले होते हैं, t2 ऑर्बिटल्स। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, चलिए फिल करते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और फिर इनकी पेयरिंग होगी, है ना। तो कहने से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये बन जाएगी E4 और T2 3, है ना। पहली बात हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो अब देखो हमसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू कितनी है, तो m हो गया यहाँ पे 4 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन अब दिख रही है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3, तो 3 हो गए। तो 4 + 3 का सम कितना हो गया, 7। तो यही आपसे पूछा गया था, 7 इज द राइट आंसर। इज दिस फाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो क्वेश्चन क्या देखो, कहता है 298 केल्विन a 1 liter solution contains 10 millimoles of chromate ion and 100 millimoles of chromium plus 3 ion, shows a pH of 3। और इक्वेशन आपको दे रखी है, ई नोट दे रखा है और ये देखो ओके। द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्सिस। आपको अच्छा ये आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, चलो हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। तो Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cr+3 में। तो अब देखो पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है बेटा, कहने से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +6, +6 से +3 चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 3। और लेकिन कितने क्रोमियम है यहाँ पे, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो गए, 6। तो यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। ये हमने रिएक्शन लिख ली। अब इस रिएक्शन को बेटा थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 क्रोमियम एटम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम एटम हो जाएंगे। अच्छा क्योंकि मीडियम एसिडिक है ना, मीडियम एसिडिक है, तो कहने से यहाँ पे पहले ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 7 है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अच्छा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे बेटा, 14, और यहाँ पे कोई भी नहीं, तो हमने 14H+ ऐड कर दिया। तो ये आपकी नेट इक्वेशन बन गई, हमने बैलेंस करके लिख लिया। अब हमसे हाफ सेल की रिएक्शन पूछी है बेटा, ई सेल पूछा है, तो ई सेल के लिए बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, जो भी इस रिएक्शन का ई नोट है ना, -0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 6 इंटू लॉग ऑफ। अच्छा अब बेटा देखो कंसेंट्रेशन में किस किस की दे रखी है, क्रोमियम 3+ की दे रखी है, तो क्रोमियम 3+ का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 2 नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन कैन से H+ आयन की कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 14। ये वाली नेट इक्वेशन बन जाएगी, है ना। चलो इसको सॉल्व करें। ई नोट सेल कितना दे रखा है हमें बेटा, 1.330 माइनस 0.059/6। चलो सब में वैल्यू पुट करते हैं, लॉग ऑफ क्रोमियम +3 आयन बेटा आपके जो +3 आयन के मिलीमोल्स है, ये मिलीमोल्स हैं 100, तो इनकी मोल्स हो गए 0.1 और सोल्यूशन 1 लीटर है, तो कंसेंट्रेशन कितनी होगी 0.1 रेज़्ड टू पावर 2। मिलीमोल को मतलब डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और यहाँ पे 10 मिलीमोल है क्रोमेट आयन के, तो ये 0.01 मोल हो गए, यानी कि 10 रेज़्ड टू पावर -2 इंटू H+ है। देखो पीएच हमें 3 दे रखा है बेटा, पीएच अगर 3 है तो कैसे H+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 रेज़्ड टू पावर -3, तो ये बन गया 10 रेज़्ड टू पावर -3 रेज़्ड टू पावर 14। ये इक्वेशन बन गई। तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, 10 की पावर्स क्या बन गई हैं। आई थिंक कैलकुलेशन तो आसान ही है, -0.059/6 इंटू लॉग ऑफ, हाँ जी बेटा 10 देखो ये बन गया -42 और ये -2, तो बन गया -44 बन गया ये पावर, -44 ऊपर जाके बन जाएगा +44 और यहाँ बन गई 10 रेज़्ड टू पावर -2। तो आई थिंक ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो 10 रेज़्ड टू पावर 42 ही बन जाएगा ये, ठीक है। और लॉग 10 रेज़्ड टू पावर 42 कितना आ गया, 42, तो ये बन गया 7, है ना। तो जरा इसको सॉल्व करना, 0.059 को 7 के साथ, चलो जल्दी करो, 1.330 माइनस, हाँ जी आ गया 3 और 6, तो 1 4 0.413,
तो बेटा ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, जस्ट मिनट, ये आ गया आपका 27, नहीं सॉरी 17 और 0.917 वोल्ट। तो ई सेल आपका आ जाएगा 0.917 वोल्ट, तो अपने 0.917 वोल्ट यहाँ पे आंसर मार्क करना है। सो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द पेपर। तो देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन, एक दो कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है जो आप बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे सारा पेपर जो है वो डूएबल है, आपके पूरे सिलेबस के अंदर का पेपर है। एनसीईआरटी के अगर आपने बैक क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 24 जैन का हमने शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया है। अब 24 जैन का शिफ्ट 2 का पेपर मैं आपके सामने पेश करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो 3-4 आप ऐसी वीडियोस देख लेंगे तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता लग जाएगा। सो दैट इज ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू एवरीवन।